और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। काफी टाइम से कमेंट सेक्शन में H1B जो वीजा है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मुझे मिल रहे थे कि F1 से H1 का ट्रांजिशन कैसे होता है, या H1 से ग्रीन कार्ड कैसे हम जाते हैं, या ओवरऑल H1B वीजा का प्रोसेस क्या है, और आपकी H1 जर्नी कैसी रही। तो इतने सारे क्वेश्चंस H1B वीजा के अराउंड है, तो आज के वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि H1B वीजा बेसिकली है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि H1B वीजा है क्या। तो जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि वीजा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है मेजरली। एक इमिग्रेंट वीजा, एक नॉन इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा वो है जहां पे आपका पर्पस जो है वो माइग्रेशन का है, आप यहाँ की रेसिडेंसी जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। H1B उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। H1B टेम्पररी वीजा है जिसको नॉन इमिग्रेंट वीजा भी कहते हैं, जहां पे आप एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए आना चाहते हैं और आपके पास कोई बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है जो आपकी जिस वीजा के लिए आप जा रहे हैं, जिस ऑक्यूपेशन के लिए आप जा रहे हैं उसको जस्टिफाई करती है। तो अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री या हायर डिग्री नहीं है, इधर यूएस से या इक्विवेलेंट, तो आप H1B के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं और आपकी डिग्री जो है वो रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो बेसिकली जो स्पेशल ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं उनके लिए H1B वीज़ा दिया जाता है जो नॉन यूएस सिटीजन्स हैं। और अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, या एक मॉडल अगर आप हैं, फैशन मॉडल, जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं मॉडलिंग में, तो भी आपको H1B मिलता है। पर वो जो दोनों लास्ट की कैटेगरीज हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, लोग उनमें कम इंटरेस्टेड हैं या कम वैसे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की ही बात करूंगा इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो छोटे छोटे क्राइटेरियाज होते हैं, बट मेन जो क्राइटेरियाज हैं H1B के लिए, उसमें पहला क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम पे 60,000 पर ईयर होना चाहिए। तो अगर आप यूएस में H1B के लिए आना चाहते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को कम से कम आपको $60,000 पर ईयर तक का पे करना पड़ेगा, ओवरऑल जो आपका एडिशन है वो। सेकेंड ये है कि आपके पास एक बैचलर्स या मास्टर्स या हायर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। यानी कि अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप बाद में अकाउंटिंग में जॉब करते हैं और आप अकाउंटिंग के लिए H1B वीज़ा चाहते हैं फ्यूचर में यूएस से, तो वो आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो रिलेवेंट फील्ड में नहीं है। तो रिलेवेंट फील्ड में आपके पास डिग्री होना चाहिए, मिनिमम पे आपका 60,000 होना चाहिए। तो क्योंकि ये एक एम्प्लॉय के लिए वीजा है तो आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए, आप ऑलरेडी ऐसी कंपनी में होना चाहिए आपकी जॉब जो H1B स्पॉन्सर करते हैं। तो आप खुद अपना H1B स्पॉन्सर नहीं कर सकते। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि जब भी H1B की लिस्टिंग्स आउट होती हैं तो देखा जाता है कि मैक्सिमम H1Bs जो होते हैं वो IT कंपनीज में मिलते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ IT वालों के लिए H1B वीजा है क्या, तो ऐसा नहीं है। IT क्योंकि बहुत बूमिंग है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ IT में काम करते हैं, इसलिए IT में H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मिलता है। पर बायोलॉजी, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, टीचिंग, इन सभी फील्ड्स में भी H1B वीज़ा मिलता है। और पूरी एक लिस्ट है, आपको H1B से रिलेटेड और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उसकी लिस्ट और लिंक आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो ज़रूर देखें। पर हाँ, IT इसका मेजर यूज़ करता है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ IT में ये मिलता है, किसी भी फील्ड में आपको मिल सकता है जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में फॉल करती है। जितने भी लोग H1B के बारे में थोड़ा भी सुना है तो उन्हें पता होता है कि एक लॉटरी वीज़ा है। सो लॉटरी वीज़ा क्या है? इसका ये मतलब होता है कि H1B की जो फाइलिंग है वो सिर्फ साल में एक ही बार होती है और मार्च के मंथ में वो फाइलिंग होती है। रजिस्ट्रेशन आपका एम्प्लॉयर आपके नाम पे भेजता है और अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है उसमें ऑनलाइन जो रैंडमाइज लॉटरी है वो होती है। तो एक कम्प्लीटली रैंडम सिस्टम जो है वो एप्लीकेशंस पिक करता है और अगर आपका जो पिटीशन है वो पिक हुआ है तो वो फर्दर प्रोसेस होता है। तो ये एक लॉटरी प्रोसेस बेस्ड वीज़ा है। टोटल जो सीट्स हैं वो 85,000 है। तो 85,000 लोगों को H1B वीज़ा मिल सकता है। इसमें 20,000 लोगों को स्पेशल कैटेगरी में उन्होंने डाला है, मास्टर्स डिग्री होल्डर। तो जैसा मेरा वीज़ा है तो वो मास्टर डिग्री में चला गया। तो 20,000 को लोगों को या 20,000 पिटिशंस में जिनके पास मास्टर डिग्री है उन्हें दिया जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल 80,000 लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है, तो उसमें से 20,000 को पहले वीज़ा दिया जाएगा। बचे हुए 60,000 लोगों को फिर से रैंडमाइज लॉटरी में डाला जाएगा जिसमें 65,000 पिटिशंस और बाकी हैं। ओवरऑल लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से 2 लाख या और ज़्यादा भी पिटिशंस आते हैं, लगभग 2 लाख हम माने। तो 2 से 2.5 लाख पिटिशन अगर आ रहे हैं तो आपका चांस H1B लगने का 1/3 या इजीली हाफ तो है ही कि 50% ही चांस है, या और लेस चांसेस होते हैं H1 मिलने के। मास्टर डिग्री होने पे आपका चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आप 2 बार लॉटरी में हिस्सा लेंगे। जब से ऑनलाइन लॉटरी शुरू हुई है तो ये जो लॉटरी का प्रोसेस है बहुत क्विक है। तो लास्ट 2 साल से H1B जो वीज़ा है वो 3 बार या 2 से 3 बार मिल रहा है साल में। वो इसलिए मिल रहा है कि मार्च में फाइलिंग हुई, अप्रैल में उन्होंने फर्स्ट राउंड जो लॉटरी के विनर्स हैं उनको निकाला 85,000 लोगों को,
और क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो चीप है, $10 का है, तो कई लोगों ने अपने फाइल्स वहाँ पे पहुँचा दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। बाद में अगर उनमें से 85,000 कैंडिडेट्स में से 10,000 या 12,000 कैंडिडेट्स ऐसे निकलते हैं या 15,000 कैंडिडेट जो राइट नहीं थे या जिनकी जो फाइल है वो गलत है, कि उन्होंने गलत कैटेगरी में फाइल किया है, जो भी उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए वो जून जुलाई या अगस्त में फिर से एक और 10,000 लोगों के लिए वीज़ा निकालते हैं, लॉटरी वापस से जो बचे हुए लोग हैं उनमें। तो इस तरह से 2-3 बार लॉटरी हो रही है, तो कई लोगों को अच्छा भी है कि बाद में भी वीज़ा मिल रहा है। पर ओवरऑल ये है कि मार्च में फाइलिंग, अप्रैल में 85,000 लोगों के लिए जो लॉटरी पिकअप है वो होता है, और मास्टर डिग्री को एक्स्ट्रा 20,000 के लिए लॉटरी मिलती है, जिसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। ये हुई लॉटरी की बात। लॉटरी के बाद या तो आपका H1B पिटिशन पिक हुआ या नहीं हुआ। अगर पिक नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करें, क्योंकि वो साल में, जैसा मैंने बताया कि एक ही बार लॉटरी है, अभी 2-3 बार हो रही है, बट आइडियली वो आप रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कर सकते। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पिक नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करेंगे। अगर पिक होता है तो आपके एम्प्लॉयर को कई सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ते हैं, और $4,000 की एक फीस है वो देना पड़ती है, और बाकी इसके आसपास थोड़ी बहुत फीस और हैं, फ्रॉड डिटेक्शन एंड ऑल, वो सब आपका एम्प्लॉयर पे करता है, आपको पे नहीं करना पड़ता है। इसी के साथ साथ वंस दे पे द फीस एंड ऑल, तब आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसेस होंगे। H1B वीज़ा वैलिड 30 सितंबर से होता है। तो अगर इस अप्रैल में आपकी कंपनी ने मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन फाइल किया, अप्रैल मई में आपका जो लॉटरी है उसमें नंबर लग गया, तो आप यूएस में एंट्री नहीं कर सकते 1 अक्टूबर के पहले। 1 अक्टूबर के बाद से आपका H1B जो है वो स्टार्ट होता है हमेशा, हर साल। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप एक प्रीमियम प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉटरी में नंबर लगने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, नवंबर दिसंबर तक का टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे प्रीमियम प्रोसेसिंग आप करवा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें। पर ये तो तब की बात है जब लॉटरी में आपका पिटिशन जो है वो पिक हो गया है। लॉटरी के बाद का जो प्रोसेस है वो तो सिंपल है कि अक्टूबर में, जैसा मैंने बताया, वैलिड है, तो आप वीज़ा के लिए जाएं, वीज़ा DS-160 फाइल करें, और वन से आपका वीज़ा स्टैंप होता है तो आप यूएस एंट्री कर सकते हैं 1 अक्टूबर के बाद। पर इस सभी के बीच में F1 स्टूडेंट कैसे ट्रांजिशन करते हैं, या F1 से H1 जो ट्रांजिशन है वो कैसा होता है, वो अगर देखें तो अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर पढ़ें। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो है मैंने पहले भी बताया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की जो फील्ड है, उसमें जिनकी डिग्री होती है उन्हें OPT जो मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग, वो 3 साल का मिलता है। तो आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं या अंडरग्रेड करते हैं यहाँ से, तो बैचलर या मास्टर या PhD करने के बाद आपको 3 साल का OPT मिलता है, जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर वो 3 बार आपका H1B पिटिशन फाइल कर सकता है लॉटरी में। तो आपको जो मास्टर्स वाले बेनिफिट है वो मिलते रहते हैं, और सेम टाइम पे एक बार में नहीं लगा तो दूसरी बार में लगेगा या तीसरी बार में लगेगा। तो जैसे ही आपका H1B पिटिशन पिक हो जाएगा आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, तो इसलिए F1 को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है वहाँ पे, जैसा मैंने बताया। तो ऐसे आप F1 से H1 ट्रांजिशन करते हैं, और इसीलिए जो मास्टर्स करने के लिए स्टूडेंट आते हैं वो ऐसे एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं जो H1 फाइल करते हैं, ताकि उनका जो स्टे है वो 3 साल से ज़्यादा हो पाए। और वरना अगर आपका 3 बार में H1B पिटिशन नहीं लगा तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि फिर क्या होगा मेरा। तो जनरली एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर गूगल है या अमेजॉन है या बड़ी IT कंपनीज हैं, तो वो आपको दूसरे सेंटर्स में शिफ्ट कर देती हैं, जैसे कनाडा या जर्मनी या इंडिया भी हो सकता है अगर आप चाहें तो 3 साल आपने आप ट्राई किया यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद H1B लॉटरी में नहीं हुआ, तो वो आपको किसी और सेंटर में भेज देते हैं, या फिर आपको जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कि आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो आप अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा 5 साल में, 3 साल की OPT के बाद, 2 साल की पढ़ाई के बाद, और H1B आपके पास नहीं है। तो इसलिए H1B F1 से ट्रांजिशन में काफ़ी क्रूशियल होता है, कि अगर वो नहीं मिलेगा तो आप स्टे आपका कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। H1B जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, और उसमें 3 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। तो टोटल 6 साल के ड्यूरेशन के लिए आपको H1B वीज़ा मिलता है, जो एम्प्लॉय वीज़ा है। और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपका 6 साल का टाइम कंप्लीट हो गया तो आपको वापस जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा के लिए वो वीज़ा ग्रांट नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो कंपनी है वो आपका ग्रीन कार्ड फाइल करेगी, I-140 जो पिटिशन है। तो ड्यूरिंग दोज 6 ईयर्स आपकी कंपनी आपके लिए I-140 फाइल करती है, और अगर आपका I-140 अप्रूव होता है, उसकी जो प्रोसेस है उसमें भी 18 महीने से 2 साल लग जाते हैं। तो पहले H1 लें, और H1 लेने के बाद 6 साल के ड्यूरेशन से पहले ही अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि वो आपका ग्रीन कार्ड जो I-140 एप्लीकेशन है वो अप्रूवल स्टार्ट करें। वो होने के बाद आपको अनलिमिटेड H1 मिलता है। साथ में वीज़ा जो है वो स्पाउस के लिए क्या है या बच्चों का क्या होगा, अगर वो देखना है तो H1 के जो डिपेंडेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं H4 वीज़ा। तो H4 जो वीज़ा है वो उन्हें मिलेगा जो H1 के डिपेंडेंट हैं, 21 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें और वाइफ को।
कई लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि स्पाउस जो है वो H4 डिपेंडेंट वीज़ा पे काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। वो तभी काम कर सकती हैं जब आपका I-140 जो है वो अप्रूव हुआ है। तो H1 पे जब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आते हैं तो उनके साथ अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते जब तक उनकी ग्रीन कार्ड जो I-140 एप्लीकेशन है वो अप्रूवल नहीं होता है। सो यू कैन कम स्टे, उनका जब I-140 अप्रूव होगा देन यू गेट एन EAD कार्ड जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। तो वो स्पाउस या उसके लिए जो एक जो डिपेंडेंट्स है उनके लिए ऐसा कुछ प्रोविजन है। मेरे H1 की स्टोरी अगर देखें तो काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा H1 नहीं लगा, सेकेंड अटेम्प्ट में भी H1 नहीं लगा। तो 2018 में जब मैंने कंप्लीट की मास्टर्स, मेरे एम्प्लॉयर ने फाइल किया 2019 में मेरे लिए H1, मेरा लॉटरी में पिक नहीं हुआ, 20 में भी पिक नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मेरा H1 पिक हुआ है, जो लॉटरी है उसमें, तो अब जाके मैं H1B वीज़ा पे आया हूँ। वरना अगर लास्ट ईयर नहीं होता तो फिर मेरी कंपनी या तो मुझे इंडिया में शिफ्ट करती या मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ते। पर ओवरऑल लकीली फॉर्चुनेटली लास्ट राउंड में मेरा H1B पिक हो गया। वरना मुझे US छोड़ के जाना पड़ता या कुछ और ऑप्शन देखना पड़ता या फिर हायर डिग्री में इनरोल करना पड़ता। तो या तो फिर मैं PhD के लिए जाता, तब मैं स्टे अपना कंटिन्यू कर सकता था US में, वरना आपको US छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो थर्ड अटेम्प्ट में था मेरा और काफ़ी ऐसा लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल्दो मैं उतना वरीड नहीं था H1 के लिए, पर कई लोग काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं। मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बहुत टेंशन होती है H1B की कि नहीं होगा तो क्या होगा। बट ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें H1 आई थिंक एक लास्ट स्टेप है। उसके बाद आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है वीज़ा को अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि 6 साल के लिए वैलिड है और फिर I-140 अप्रूवल आपका एम्प्लॉयर कर देगा तो फिर वो अनलिमिटेड H1 है। सो आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता है। बट जो एक वेरिएबल फैक्टर है कि होगा कि नहीं होगा वो सिर्फ H1B, क्योंकि वो लॉटरी बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो US इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें। तो वीज़ा से रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल ट्राई एंड आंसर। और आई होप आपको ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।